तो हम लोग अपनी श्रृंखला में कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पर डिस्कस कर रहे थे। विशेष तौर पे हमारा लेक्चर एलटी ग्रेड मेंस और जीआईसी लेक्चरर मेंस पर है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि इस तरह से सब्जेक्टिव वे में प्रॉब्लम्स करने से आपके ऑब्जेक्टिव की भी एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लगभग प्रश्न थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो अभी जो हम प्रश्न लेकर आए हैं उसमें एक फंक्शन है एफ फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज़ ऑड एंड इट इज़ इक्वल टू एन बाई टू इफ एन इज़ इवन। ठीक है, तो हमें एग्जामिन करना है कि ऑन टू है या वन वन है या दोनों है। तो सबसे पहले वन वन के लिए चेक करेंगे। देखिए वन वन के लिए मामला बहुत क्लियर है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मैं इसमें n की वैल्यू वन लिखता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू अगर आप वन लिखते हो उसमें, तो आपको बताया कि f1 लोगे, ऑड है तो पहले वाले इनपुट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑड के लिए fn की वैल्यू क्या होगी, n प्लस वन बाई टू होगी। तो मैंने यहाँ पे f1 का मतलब वन प्लस वन बाई टू लिखा, वन आ गया। और फिर दूसरे वाले केस में जिसमें अगर n की वैल्यू इवन है तो भी इसकी वैल्यू n बाई टू, तो इसकी वैल्यू n बाई टू है। तो अगर मैंने n की वैल्यू टू लिया जो सेकंड कैटेगरी इवन में आएगा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा f2 की वैल्यू टू बाई टू वन। तो हमने क्या देखा कि एक ही एलिमेंट दो एलिमेंट वन और टू पर इमेज दोनों की सेम है, लेकिन वन तो टू के इक्वल है नहीं, वन इज़ नॉट इक्वल टू टू, बट f1 इक्वल टू f2। तो वन वन का कॉन्सेप्ट एक आता, अगर f1 fx की वैल्यू y है तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए, केवल x इक्वल टू वाई, तो वन वन होगा। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो वन की इमेज भी वन है, टू की इमेज वन है, यानी दो एलिमेंट वन और टू की एक इमेज वन है, जो कि मेनी टू वन है, वन वन नहीं है। तो इसका मतलब पहले चीज़ तो क्लियर है, इट इज़ नॉट वन वन। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या करेंगे। देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी। पहली बात ये कि n की वैल्यू ऑड है तो फंक्शन कुछ और है, इवन है तो कुछ और है। तो हमने सबसे पहले n की वैल्यू पहले केस में लिया, अगर n की वैल्यू ऑड नेचुरल नंबर हो। तो ऑड नेचुरल नंबर आप क्या लेट कर सकते हैं, जैसे अगर हमने मान लीजिए r के टर्म में लिया तो हम 2r माइनस वन ले सकते हैं, 2r प्लस वन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 2r माइनस वन लिया जहाँ पे r कोई भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि n को हमें ऑड नेचुरल नंबर लेना था। ठीक है, अब हम इस fn की वैल्यू निकाल रहे हैं कितना आ रहा है। तो हमने जब ऑड वाला केस लिया जो कि n प्लस वन बाई टू है, तो यहाँ n के जगह पर 2r माइनस वन लिखा, तो 2r माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन 2r बाई टू कितना आ गया, r आ गया। तो हमने देखा fn की इमेज क्या आ गई, r आ गई, और यहाँ पे r कोई भी नेचुरल नंबर है। दूसरे कंडीशन में हमने अगर यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर लिया, तो इवन नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2r से। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू 2r लिया जहाँ पे r कोई भी नेचुरल नंबर। अब मैं इस सिचुएशन में fn की वैल्यू निकालूंगा और n की जगह पर लिखेंगे 2r। तो चूंकि यहाँ पर fn की वैल्यू n बाई टू था इवन के केस में, तो इसका मतलब fn n की जगह पर 2r लिखा, और यहाँ पे 2r बाई टू कितना हो गया, r। यानी इस कंडीशन में भी fn की वैल्यू क्या हो गई, r हो गई। तो ये ऑन टू की कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं वन वन नहीं था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मतलब एक और भी समझने का तरीका हो सकता है कि अगर हम इसकी रेंज निकालें इस फंक्शन की, तो रेंज भी हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा और इसका कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक सेट ऑफ, इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक सेट, ये इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है और वही हमारा कोडोमेन है। इसका मतलब ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन इससे भी बेटर तरीके से हम यहाँ पे इस रिस्क को दिखा सकते हैं कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो ये एक अच्छा सवाल है और ये प्रॉबेबल है। इसके लिखने के तरीके को हमें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव के सेंस में तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबको ही पता हो जाएगा देखते ही कि ये वन वन नहीं है और ऑन टू है, बट यहाँ पर थोड़ा सा लिखना क्या है ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यह भी जानिए आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ये चीज़ें आपके काम की हैं। देखिए अब क्या है कि यहाँ पर अगले न्यूमेरिकल में हम देख रहे हैं कि देखो एक फंक्शन दिया हुआ है कि f इज़ ए फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और जहाँ पे एक्स वाई कोई भी नेचुरल नंबर है, और इसमें इन्होंने दे रखा कि f1 की वैल्यू
3 है और सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 to n एफ एक्स की वैल्यू 84 है और हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करनी, n की वैल्यू। तो देखिए जैसा कि दे रखा था एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, मैंने मार्क के लिए यहाँ पे मैं लाइन बना रहा हूँ और बाकी तो ये चूँकि टैब में थोड़ा बहुत उस तरह की राइटिंग नहीं आती, लेकिन इसी को आप सिस्टमेटिक लाइन बाय लाइन लिखेंगे। कंटेंट लगभग है ये। F2 की वैल्यू निकालोगे, x को 1 रखा, y को 1 रखा, F2 हो गया, उधर 1 प्लस 1 मतलब F2 की वैल्यू 2F1 हो गया। अब F1 क्या हमारा 3, यानी F2 की वैल्यू 2 × 3 6 लिख सकते हैं। सेम तरह से आप F3 की वैल्यू निकालोगे, F3 को 2 + 1 लिख सकते हो, तो F2 + F1 होगा और F2 की वैल्यू कितनी है 6 है और F1 की वैल्यू कितनी 3, तो मैंने 6 + 3 9 एक साथ लिख दिया। मतलब हम देख रहे हैं कि जो F1 है वो 3 है या 3 × 1 है ना, और F2 क्या है 3 × 2 है और F3 क्या है 3 × 3 है। इसी तरह से हम लास्ट में अगर डैश डैश लगा के मतलब Fn की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी इसी पैटर्न पे 3n आएगा बाय यूजिंग सेम पैटर्न, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 to n एफ एक्स को एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ, मतलब उसको जो समेसन का टर्म है उसको हटा के प्लस के फॉर्म में, तो क्या होगा, एक बार x को 1 रखोगे तो f1 हुआ, फिर उससे बड़ा 2 रखेंगे f2 + f3, लास्ट में डैश डैश कहाँ तक n तक। मतलब ये क्या है, ये जो दिया है सिग्मा का टर्म है f1 से लेकर fn तक का सम। इनका रिजल्ट हमको मालूम है कि F1 3 है, F2 आपका 6 है, F3 9 है और ऐसे लास्ट में Fn की वैल्यू 3n है। तो सब में से 3 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + n, और आपको मालूम होगा कि सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी, n × n + 1/2। बाहर 3 है तो कुल मिलाकर हो गया 3n × n + 1/2। अब इसमें इन्होंने जो वैल्यू दे रखी 84 वो इसी की वैल्यू है, मतलब सिग्मा x इक्वल टू 1 to n एफ एक्स की वैल्यू 84 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3n × n + 1/2 ये 84 हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और थोड़ा ही प्रोसीड करने के बाद ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, ठीक है। 2 उधर भेजा, 3 उधर भेजा, आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, 28 दूना 56 आ गया, इधर n + 1 n² + n हो गया, सब एक तरफ किया तो n² + n -56 = 0 और इसके दो फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से, n + 8 n - 7 दो बनेंगे, आप फैक्टराइज करके देख सकें, 8 7 जा 56, 8 7 56 हुआ और 8 n - 7n मिलके 1 n आएगा, तो वो फैक्टराइज कर लिया हमने। तो एक n की वैल्यू -8 हुआ जो कि हो नहीं सकता, दूसरा n की वैल्यू 7 हुआ जो हो सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से n = 7 हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो डोमेन और रेंज के संदर्भ में है। तो बात यह है कि जो फंक्शन है f(x = 5 sin x - 12 cos x), ठीक है, ये बहुत कॉमन सा फंक्शन, इसके डोमेन मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि जो sin x होता है और cos x, इन दोनों का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो फंक्शन सम में हैं या मतलब योग में है या डिफरेंस में है या प्रोडक्ट में है या डिवीज़न में है, तो उन दोनों का जो डोमेन होता है उसका इंटरसेक्शन उस पूरे फंक्शन का डोमेन होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस में जो 7 हो तो कांस्टेंट है, उसमें x है ही नहीं, केवल इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा देखो sin x एंड cos x दोनों का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये जो पहला वाला पार्ट है 5 sin x - 12 cos x, 5 और 12 से दिक्कत तो है नहीं, बीच में केवल ये सब्सट्रैक्शन का साइन है, तो इस पूरे का डोमेन r और r का इंटरसेक्शन r ही होगा। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि वहाँ पे +7 कांस्टेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर डोमेन इसका होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें, देखिए ये रेंज में जो टर्म है 5 sin x - 12 cos x, इसको हम एक टर्म में कंबाइन कर सकते हैं, इसका अपना फार्मूला होता है, या f5 को हम r cos अल्फ़ा और r sin अल्फ़ा लेकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको लिखा रूट के अंदर 5² + 12² sin x - अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा और +7 है, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू tan 1 12/7 है, डायरेक्ट मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है।
तो मेंशन भी कर सकते हो फार्मूले के तौर पर उसको, यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन इस लाइन को आप यहाँ दिखा सकते हैं। और भी बेहतर तरीके, अगर ये 12 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आप क्या करोगे, 5 को आर कॉस अल्फ़ा लेना, 12 को आर साइन अल्फ़ा, क्योंकि तब आपके पास टाइम और मार्क्स दोनों है कि इसको आप एक्सटेंड कर सकें। फिर हम ये देखते हैं कि देखो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 और -1 है। यानी इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 होगी, क्योंकि जब हम यहाँ 1 रख देंगे, और मिनिमम वैल्यू होगी 13 इंटू -1, -13 + 7 कितना हो, -6 हो गया। तो इस तरह से इसकी रेंज जो हो जाएगी ये -6 से 20 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक और हमारे पास ये न्यूमेरिकल था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 - x + 5 = 0, ठीक है। ये हमको दिया, मैंने कहा +5 को उधर करो, कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म है, आप सोचिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - x -5 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला टर्म क्या होगा, देखो या तो ये -5 हो, किसका रिजल्ट -5 है, तो ये या तो -5 होगा या -5 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर वो इंटीजर नहीं है तो मतलब, क्योंकि अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिफिनेशन पता है तो हमें पता अगर इस डिब्बे में रहने वाला यानी इस सिंबल में रहने वाला नंबर इंटीजर है तब तो वही होगा। अगर वो इंटीजर नहीं हुआ तो उससे जस्ट छोटा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 - x की वैल्यू -5 या उससे ज़्यादा, लेकिन -4 से कम होना चाहिए, क्योंकि -4 से कम जैसे कोई नंबर होगा, जैसे -4.5 है मान लो, तो उससे जस्ट स्मॉलर इंटीजर -5 लिया जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 - x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 लेस देन -4 है। और फिर हमने सब में से -2 कर लिया, क्योंकि यहाँ से 2 हटाया, ये -7 हो गया, और ये हमारा -6 हो गया। फिर अगले लाइन में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि एक्स भी प्लस चाहिए था हमको। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 6 और लेस देन आर इक्वल टू 7। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 6, 7, मतलब x की वैल्यू 6 से बड़ी, 7 या उससे छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इवन ऑड से रिलेटेड। देखिए इवन और ऑड की डिफिनेशन बिल्कुल आसान है। अगर x के जगह पर -x रखने के बाद भी वही फंक्शन आता है तो इवन है, और x के जगह पर -x रखने पर अगर वो -fx आ जाता है तो ऑड है। तो मैंने वही किया है, सीधे सीधे हमने x के जगह पर -x रखा है और इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई किया है। तो जहाँ पे 3 टू द पावर -x है उसको 1/3 टू द पावर x लिखिए, और -x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। तो बस वही सिंप्लीफिकेशन किया, 1 - 3 टू द पावर x अपान 3 टू द पावर x, 1 + 3 टू द पावर x अपान 3 टू द पावर x। तो ऊपर नीचे से 3 का पावर x कैंसिल हो गया। रिजल्ट हमारे पास है x² 1 - 3 टू द पावर x अपान 1 + 3 टू पावर x। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा -x² 3 टू द पावर x -1 अपान 3 टू द पावर x + 1। यानी जो हमारा f - x है वो -fx के इक्वल है। इसका मतलब fx हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो इस तरह से ये हम प्रूव कर सकते हैं, या ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यह गिवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल भी ऑड और इवन फंक्शन से ही जुड़ा हुआ है। इसमें है f(x) की वैल्यू log x + √x² + 1। अब हम इसमें सीधे अगर x के प्लेस पर -x रखते हैं, जैसा कि मैंने रखा, यहाँ पर x के जगह पर देखिए -x हुआ, और ये तो स्क्वायर था इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, √x² + 1 ही रहा। तो इसमें तो पूरे में से माइनस कॉमन आ नहीं रहा है, तो एक काम करिए, इसको वैसे रहने दीजिए। इसको मैंने बस इतना किया, इसको प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख दिया, मतलब f - x वहीं पर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया कि fx + f - x का रिजल्ट देखा। देखो fx हमारा है log x + √x² + 1। तो मैंने बस इतना किया है कि ये सेम चेंज तो कुछ नहीं है, बस वो रूट वाला पहले दिया प्लस x बाद में, क्योंकि थोड़ा सिमेट्रिक दिखाई देगा। प्लस f - x की जो वैल्यू पहले निकाली गई थी वो रख दिया है। अब log a + log b क्या होता है, log a * b होता है, ठीक है। तो log a का मतलब हुआ √x², रूट के अंदर x² + 1 + x इंटू
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो रूट तो हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, लॉग वन बचा, जीरो आ गया। तो अगर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स की वैल्यू जीरो है तो हम एफ एक्स को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस एफ एक्स। यही ऑड फंक्शन की डिफिनेशन है, यानी ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ प्रॉब्लम रहे जो हमने सब्जेक्टिव तरीके से डिस्कस किया, हालांकि अभी बहुत लॉन्ग में नहीं है। एलटी ग्रेड के हिसाब से जो 8 नंबर के न्यूमेरिकल उस पैटर्न को फॉलो किया गया, और बाकी इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, और आपको अगर लगे कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।